हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। जरा सोचो, अगर आपको समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आपकी लोकेशन बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? ना कोई सड़क, ना कोई बिल्डिंग, सिर्फ पानी ही पानी। तो सवाल ये है, पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक स्थिति हम कैसे बताते हैं? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और किस दिशा में होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है और किस दिशा में होती है, और पृथ्वी पर हम लोकेशन कैसे निर्धारित की जाती है, और समय का संबंध वो देशांतर रेखाओं से कैसे है। इसके साथ साथ हम महत्वपूर्ण कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में आप एंड तक बने रहिए, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं और अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई भी इन रेखाओं के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? ऐसी है, गोल। कैसी है? पृथ्वी है वो हमारी गोल है। हम जब मैप पे पढ़ते हैं, जब हम दीवारों पर मैप चिपकाते हैं, तो हम उस मैप में ऐसा बना देते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है। अब इस गोल पृथ्वी पर अगर ऐसे ऐसे हम रेखाएं बनाएं, तो ये वाली जो रेखाएं बनी हुई है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोली जाती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं। ये पूरब से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पश्चिम तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं ये रेखाएं? पूरब से शुरू होती हैं और पश्चिम तक जाती हैं। इन रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दूसरा देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ तक जा रही है? दक्षिणी ध्रुव तक जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, जैसे ये बहुत सारी देशांतर रेखाएं इसमें जा रही हैं। जैसे उसी प्रकार से जो अक्षांश रेखाएं वे कैसे निकलती हैं? पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर रेखा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। हम ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमने ये काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ये रेखा बनी हुई है, नहीं, हमने उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये रेखा बनाई हुई है, इसलिए इनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाती हैं, और जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं पूरब पश्चिम दिशा में खींची हुई क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ये पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसके अंदर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इससे अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री, 26 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री। इधर की ओर जाएंगे तो इधर की ओर उत्तरी अक्षांश की डिग्री बढ़ती है, और जब इधर की ओर जाएंगे तो इधर दक्षिणी अक्षांश की डिग्री बढ़ती है। तो जो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा निकलती है उसी को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और ये 0 डिग्री होती है। और जो भूमध्य रेखा होती है ये पूरे विश्व को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। कौन कौन से भागों में बांटती है? एक उत्तरी भाग में बांटती है और एक दक्षिणी भाग में बांटती है। तो पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसमें भूमध्य रेखा 0 डिग्री से दूरी बताती है। तो इसके अंदर जो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वो जो भूमध्य रेखा से जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने डिग्री की क्या होगी? वो अक्षांश रेखा होगी। अब मान लीजिए यहाँ कोई अक्षांश रेखा है, वो भूमध्य रेखा से कितने डिग्री का कोण बना रही है? मान लीजिए भूमध्य रेखा से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कौन सी अक्षांश रेखा हो गई? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे मान लीजिए नीचे यहाँ कोई रेखा है और ये भूमध्य रेखा से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका क्या बोलेंगे?
30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा से नीचे के जो अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश होते हैं और भूमध्य रेखा से ऊपर के जो अक्षांश होते हैं वो उत्तरी अक्षांश होते हैं। नेक्स्ट, अब बात करें जो भूमध्य रेखा की, तो देखिए जो भूमध्य रेखा होती है ये ऐसे गुजरती है, जो हमारे बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है ना, तो ये जो भूमध्य रेखा है ये कौन सी होती है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं या इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। और ये हमारे जो कितने देशों से होकर गुजरती है, ये 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। उसके अंदर अगर दक्षिण अमेरिका के देशों की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील आते हैं। अगर अफ्रीका के देशों की बात की जाए तो साओ टोम या प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया आता है। और एशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया और किर्गिती आते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, वैसे आप देख रहे होगे तो मैंने कितना बताया 12 देश, लेकिन वैसे होते कितने हैं 13। तो देखिए इसके अंदर एक मालदीव और है, कौन सा है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना ये क्या है, मालदीव है। देखिए मालदीव की सीमा तो इससे नहीं लगती, लेकिन इसकी समुद्र की सीमा से होकर के ये गुजरती है, इसलिए मालदीव को भी क्या कर लिया जाता है, इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो जब मालदीव को काउंट कर लिया जाता है तो टोटल कितने देश हो जाते हैं, 13 देश हो जाते हैं। तो अगर इसमें मालदीव को भी काउंट कर लिया जाए तो टोटल कितने देश हो गए, 13 देश, जिसमें से 3 देश दक्षिणी अमेरिका के हो जाते हैं, 7 देश हैं जो अफ्रीका के हो जाते हैं। और जब अगर मालदीव को भी शामिल कर लिया जाता है तो टोटल कितने देश हो जाते हैं, 3 देश। और जब 3 मालदीव को शामिल किया जाता है तो टोटल कितने देशों से निकलती है, 13 देशों से। वैसे याद रखिए एग्जाम में 13 देश ही आंसर को अधिकतर माना जाता है, 12 देशों को नहीं माना जाता, वो मालदीव को भी इसमें काउंट करते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है जो भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ये विश्व के 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें एक अपवाद है जो मालदीव है उसके समुद्री क्षेत्र से होकर के निकलती है, लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए ये कितने देशों से होकर के निकलती है, 13 देशों से होकर गुजरती। इसमें याद रखिए जो भूमध्य रेखा है ये भारत से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती है, जो ये भूमध्य रेखा होती है ये भारत से नहीं गुजरती है। भारत देखिए इसके कहाँ पड़ जाता है, उत्तर में पड़ जाता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ जाता है, और अधिकतम भाग इसका महासागर में। और जो भूमध्य रेखा का जो अधिकतम भाग है वो कहाँ पर है, समुद्रों के अंदर स्थित है। तो जो भूमध्य रेखा है वो हमारे कितने देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों के होकर गुजरती है। उसमें 12 तो एकदम ठीक रहते हैं, एक जो 13वां देश जिसको हम मालदीव कहते हैं, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये इसके समुद्र क्षेत्र से निकलती है, लेकिन इसको भी इसमें क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। इसलिए जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो अक्षांश पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और भूमध्य रेखा वो 0 डिग्री होती है, और ये कितने देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो उत्तर या दक्षिण की जो दूरी होती है भूमध्य रेखा से, उसी को क्या बोला जाता है, कोणीय दूरी को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात की जाए अक्षांश रेखाओं की विशेषता की, तो सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। चाहे ये अक्षांश रेखा आप ले लीजिए, यह अक्षांश रेखा ले लीजिए, चाहे ये अक्षांश ले लीजिए, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा यहाँ से स्टार्ट होगी और पीछे से पृथ्वी के पिछले हिस्से से निकलकर वापस कहाँ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। तो जो अक्षांश रेखा है, कोई भी 2 अक्षांश रेखाएं वो आपस में नहीं मिलती हैं। अगर बात की जाए दिशा की, तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर होती है। कहाँ की ओर होती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब बात की जाए मापन की, तो इसको डिग्री में मापना जाता है। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके बाद मिनट में, और फिर किस में, सेकंड में। जैसे आपने देखा हो 23 डिग्री 27 मिनट 20 सेकंड, तो ये क्या होता है, इसकी मापन की पद्धति होती है। अगर बात की जाए तो कुल कितनी है, तो कुल की बात की जाए तो 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में। कितने हैं, टोटल 180 डिग्री हैं, और एक अक्षांश के रूप में कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। अगर एक अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए कोई 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके बाद आप 30 डिग्री अक्षांश रेखा खींचोगे तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा में कितने का अंतर आता है, 111 किलोमीटर का अंतर आता है। तो ये याद रखिए,
कुल में आपको 181 याद रखना है, 180 नहीं रखना। कितना याद रखना है? 181 याद रखना है, 180 नहीं रखना। वो किस लिए? देखिए जो ये विषुवत रेखा है, जब इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल कितनी आएगी? 181 आएगी, क्योंकि इससे ऊपर हो गई 90 तो, और 90 कहाँ हो गई? इस विषुवत रेखा से नीचे हो गई। तो 90 नीचे 90 ऊपर, तो टोटल कितनी हो जाती है ये? 180 तो ये हो गई। और बीच की जो विषुवत रेखा 0 डिग्री, अगर इनको मिलाया जाए तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और 1 डिग्री अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और ये जो दूरी होती है ये हर जगह क्या होती है? लगभग समान रहती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या रहती है? समान रहती है। और इसका मान कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। अगर आप 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींच रहे हो, उसके बाद 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींचोगे, तो 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए ये कुछ रेखाएं होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं ये। सबसे पहले भूमध्य रेखा, जो इसको पूरे 2 भागों में विभाजित करती है, ये 13 देशों से होकर के गुजरती है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और जबकि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है उसको उत्तरी आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जबकि 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसको दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मध्य रेखा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए कितने कितने डिग्री होती है। तो जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, और जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। और जबकि जो भूमध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर बात की जाए 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो उसको उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब मैंने आपको नाम बता ही दिया। जो 0 डिग्री होती है अक्षांश रेखा उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और यही सबसे बड़ा वृत्त होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी रेखा होती है वो भूमध्य रेखा ही होती है, क्योंकि ये बीचों में से होकर के गुजरती है। तो इसकी लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे या नीचे जाओगे तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या करती जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, अगर यहाँ खींचोगे तो यहाँ उससे छोटी आएगी, यहाँ खींचोगे तो उससे छोटी आएगी, यहाँ पर खींचोगे तो उससे छोटी आएगी। ऐसे ही अगर आप ऊपर, ये सबसे बड़ी है, अगर यहाँ पे आप रेखा खींचोगे तो उससे छोटी आएगी, यहाँ पर खींचोगे उससे छोटी आएगी, यहाँ पे खींचोगे उससे छोटी आएगी। तो अब जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या नीचे तरफ की बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान रहती है, 111 किलोमीटर। तो ये याद रखिए, भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ा वृत्त होता है और ये 0 डिग्री होता है। बात की जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। और इस समय सूर्य सीधा 21 जून को होता है। क्या होता है? देखिए इस चीज में याद रखिए, ये जैसे भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। कहां पर होता है? 21 मार्च को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर होता है। उसके बाद 21 जून को कहां चला जाता है? कर्क रेखा पर चला जाता है। 21 जून को कर्क रेखा पर चला जाता है। उसके बाद में 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर। उसके बाद 23 सितंबर को कहाँ जाता है? दोबारा से भूमध्य रेखा पर आ जाता है 23 सितंबर को। और उसके बाद 22 दिसंबर को कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पर चला जाता है। तो 22 दिसंबर को कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पर चला जाता है। अब देखिए इससे आपको क्या होगा। देखिए ये जो देखिए मार्च से लेकर के जून तक कहाँ रहता है सूर्य? इसी रेखाओं में रहता है। मार्च से लेकर के स्टार्ट हो जाता है, मार्च से ऊपर ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे नीचे आता है सितंबर तक। तो इस समय उत्तरी नॉर्थ में क्या बढ़ेगी? जो उत्तरी अक्षांश है उसमें क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। उसके बाद में ये 23 सितंबर के बाद में कहाँ जा जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। कहाँ जाता है? मकर रेखा की ओर चलने लग जाता है 23 सितंबर के बाद। और उसके बाद 22 दिसंबर को कहाँ पहुंचता है? मकर रेखा पर पहुंचता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, फिर कहाँ चला जाता है? भूमध्य रेखा की ओर चला जाता है। कब? 21 मार्च को।
तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ हमारा भारत भी भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ ही है, इसीलिए गर्मी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जब सूरज नीचे की तरफ होता है तो हमारे भारत देश में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। ये क्यों पड़ती है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो बदलता रहता है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर चला जाता है, फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आ जाता है, फिर 22 दिसंबर को कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर चला जाता है। इस सूरज की स्थिति के कारण ही क्या होता है, दिन में भी चेंजेज आ जाता है। जब सूरज ऊपर रहेगा तो उस समय सबसे बड़ा दिन रहेंगे, और जब सूरज नीचे रहेंगे तो सब क्या रहेगा, सबसे छोटा दिन। तो उसीलिए तो 21 जून क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ना। सूर्य सीधा कहाँ पे रहता है, कर्क रेखा पर, तो इसीलिए 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। जबकि 22 दिसंबर क्योंकि कहाँ रहता है, दक्षिण में रहता है, मकर रेखा में, तो ये क्या होता है, सबसे छोटा दिन रहता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, सूर्य सीधा होता है 21 जून को यहाँ पर, इसीलिए गर्मी पड़ती है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, तो 22 दिसंबर को सूर्य सीधा मकर रेखा पर प्रकाश डालता है, इसलिए क्या होता है, उत्तरी उत्तरी जो अक्षांश होता है उसमें क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। अगर बात की जाए 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो इसको आर्कटिक व्रत बोलते हैं, और इसमें 6 महीने का दिन रहता है। और जबकि 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं, यहाँ पे 6 महीने का क्या रहता है, रात होता है। यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, जब सूरज ऊपर की ओर चला जाता है तो वहाँ जब 86.5 डिग्री आर्कटिक व्रत और 86.5 डिग्री जो अंटार्कटिक व्रत है, इसमें क्या रहता है, 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात रहते हैं। तो ये कुछ वही कटिबंध है। अगर बात की जाए जैसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मध्य से गुजरती है तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अगर यहाँ की जो बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस पूरे को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको समशीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और जबकि 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री, इसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। इसी तरह नीचे की बात की जाए तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक दक्षिण अक्षांश को बोला जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। और जबकि 86.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध बोला जाता है। आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए, जब मैं आपको अलग से क्लास बताऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा कि उष्ण कटिबंध क्या होते हैं, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वहाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इतना याद रखिए, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्लाइमेट है उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। जबकि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 86 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको समशीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, इसको भी समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जबकि 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध बोला जाता है। इसी तरह 86.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको भी क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो उष्ण कटिबंध होता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, उसमें सीधी धूप पड़ती है और ये गर्म क्षेत्र होता है। जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंध जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी होता है और दक्षिणी अक्षांश में भी होता है, इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। इसमें जो ताप रहता है वो मध्यम तापमान रहता है। और सब बात की जाए 86.5 डिग्री से जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करो या दक्षिणी अक्षांश की बात करो, इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। और इसके अंदर अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो पृथ्वी के 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, उसके बीच में क्या पड़ती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। सॉरी। अब बात करते हैं अक्षांश का महत्व क्या है। तो अक्षांश जलवायु तय करता है। क्या तय करता है, अक्षांश से जलवायु तय होती है कि कहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगी, कहाँ अधिक सर्दी पड़ेगी, कहाँ पर दिन बड़े होंगे, कहाँ पर रातें बड़ी होंगी। ये तापमान को भी प्रभावित करता है और दिन रात की अवधि भी बताता है। तो जब सूरज उत्तरी अक्षांश में रहेगा तो
तो ऊपर के अक्षांश में क्या रहेंगे, दिन बड़े रहेंगे। और जब सूरज दक्षिणी अक्षांश में चला जाएगा तो दक्षिणी अक्षांश में दिन बड़े हो जाएंगे और उत्तरी अक्षांश में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो जब सूरज भूमध्य रेखा से ऊपर की और उत्तरी अक्षांश में रहता है तो उसमें क्या होता है, उत्तरी अक्षांश में दिन बड़े हो जाते हैं जबकि दक्षिणी अक्षांश में छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब सूरज दक्षिणी अक्षांश में आ जाता है तो दक्षिणी अक्षांश में दिन बड़े हो जाते हैं और जबकि उत्तरी अक्षांश में छोटे हो जाते हैं। तो जलवायु तय करता है, तापमान को प्रभावित करता है, दिन रात की अवधि बताता है और इसी से हमको सूर्य की स्थिति पता लगता है कि सूर्य कर्क रेखा पर है या मकर रेखा पर है या विषुवत रेखा पर है। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। तो जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। कहाँ खींची जाती है, ये उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है और इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और जिसके अंदर जो मेन रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, इसको प्रधान मध्याय या इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये जो पूरी पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती है, पूरब और पश्चिम में। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको प्रधान मध्याय या इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। नेक्स्ट, अब बात करें जब ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये जब रेखा खींची जाती है तो ये विश्व के कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। जब इसको उत्तर से दक्षिण की ओर जो 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा या इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जब इसको खींचा जाता है तो ये कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से होकर के गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। उसके अंदर पड़ता है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फसाओ, टोंगो और घना। ये याद रखिए, जो प्रधान मध्य रेखा जिसको हम ग्रीनविच भी रेखा बोलते हैं क्योंकि ये यूके के ग्रीनविच क्षेत्र से होकर के ये गुजरती है इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या जिसको ग्रीनविच रेखा या जिसको प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, ये विश्व के 8 देशों से होकर के गुजरती है। उन देशों के नाम क्या क्या हैं, सबसे पहले यूके आता है ऊपर से जब स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घना। ये आठ देश हैं, उनसे होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और जबकि जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से होकर के गुजरती है। जबकि जो देशांतर रेखा है ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। और जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। इनकी जो दिशा कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की है। और सभी की सभी जो रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर क्या होती है, मिलती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये रेखा निकली, इधर से कोई रेखा निकली, ये सारी की सारी रेखाएं कहाँ पे मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती है। कौन कौन से ध्रुवों पर मिलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर ये देशांतर रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, मिलती हैं। बात की जाए कुल देशांतर रेखाओं की, तो जो कुल देशांतर रेखाएं वो कितनी है, 360 है। कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। 180 इधर की तरफ होती हैं और 180 इधर की तरफ होती है। तो कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो 360 है, जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो कितनी है, 181। ये देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, इसमें 180 डिग्री पूरब में होती है और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कहाँ होती हैं, पश्चिम के अंदर होती हैं। और एक कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। तो इसके इधर की तरफ 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और इधर की तरफ भी कितनी रेखाएं होती हैं, 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। एक याद रखिए इसमें कि जो अक्षांश रेखाएं वो कभी नहीं मिलती, लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो कहाँ पर मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये देशांतर रेखाएं मिलती हैं और ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो जो 180 डिग्री है उसको क्या माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। क्या माना जाता है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है, ये 180 डिग्री देशांतर को आइडियल, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन या जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और यहीं पर ही तारीख बदलती है। अगर इस हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से
अगर इधर की तरफ आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर इससे हम इधर की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई देश है, कोको आइसलैंड है, ठीक है, कोको आइसलैंड है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे मान लीजिए 20 मार्च है, तो इधर की तरफ क्या रहेगा, 19 मार्च रहेगा। अब इधर की तरफ मान लीजिए ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है, यहाँ कितना तारीख हुआ है, यहाँ मान लीजिए 25 मार्च हुआ है। तो जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है, 26 मार्च, और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, और अगर हम जब पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन घटता है, और जबकि हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये याद रखिए, जब हम पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन घटता है, और जब पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दोनों चीज याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये डेट डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है, इसी के द्वारा ही जो तारीख होती है वो क्या होती है, डिसाइड होती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर आने पर एक दिन घटता है, और जबकि पूरब से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसे किससे डिसाइड होता है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से डिसाइड होता है। और एक आप याद रखिए, ये रेखा है जो सीधी नहीं है बल्कि ये टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है, टेढ़ी। अब ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, तो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाया गया है कि जिससे मतलब कोई भी देश है तो वो उसको ये काटे नहीं। अगर मान लीजिए किसी देश को इसने काट दिया, अगर हम इसको ऐसे सीधी बना देते, अगर इस रेखा को हम ऐसे सीधी बना देते तो ये वाला देश का हिस्सा तो दो में बट गया ना, कुछ हिस्सा इधर आ गया, तो इधर की डेट अलग हो जाएगी और इधर की डेट अलग होगी। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी देश का कोई स्थल नहीं आया है। अगर कोई स्थल दो भागों में कट जाता तो दोनों तरफ क्या होती है, अलग अलग डेट होती है। अब जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए भारत का एग्जाम्पल से लीजिए, जैसे भारत में होकर के मान लीजिए ये रेखा गुजरती, और इसको टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाते, सीधा बना देते भारत में होते हुए, तो बीच में होकर के मान लीजिए भारत में ये बीच में होकर के निकल गई है एमपी से होकर के, तो इसके हिसाब से तो जो कोलकाता है उधर की तरफ अलग डेट रहेगी, और जबकि जो हमारा गुजरात है उधर की तरफ क्या रहेगी, अलग डेट रहेगी। तो इसी कारण से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है, कि जिससे कोई भी जो वर्ल्ड का कोई भी भूभाग है वो दो भागों में नहीं कटे। इससे अगर वो दो भागों में कट जाएगा, कुछ हिस्सा पूरब की तरफ चल जाएगा, कुछ पश्चिम की तरफ चल जाएगा, तो उससे क्या होगा, तिथि में उसकी जो डेट है, तारीख है, उसमें अंतर आ जाएगा। अगर वो पूरब की ओर चला गया तो एक दिन उसमें बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर एक दिन उसमें घट जाता है। इसीलिए जो 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। अब बात करते हैं समय की गणना की। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो जब हम एक घंटा निकालेंगे 360 में, जब हम 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। मतलब एक घंटे में जो पृथ्वी है 15 डिग्री घूमती है। और हम जब मिनट की बात करेंगे तो जब हम 15 में 60 का भाग देंगे तो एक मिनट में 1/4 डिग्री या 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। कितने में घूमती है, अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री जो पृथ्वी है वो घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट। क्योंकि अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगाएगी तो 1 डिग्री घूमने में कितना हो जाएगा, 60/15। 60 किस में चेंज हो गया, मिनट में। तो 60/15 करेंगे तो कितना मिनट आएगा, 4 मिनट आता है। तो याद रखिए 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर होता है। उसके बाद आप कितनी डिग्री निकाल सकते हो, अगर आप 1 घंटा निकालोगे तो 1 घंटे में 15 डिग्री जाती है। और अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में कितना टाइम लगती है 1 डिग्री घूमने में, तो 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट लगाती है। ये याद रखिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ये है कि मान लीजिए कोई स्थान है वो 30 डिग्री की दूरी पर है। तो 30 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो टोटल कितना आ गया, 120 मिनट। तो मतलब वो स्थान कितनी दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है वो, 2 घंटे की दूरी पर। अगर जैसे आपसे कोई आदमी बोले कि भाई, जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये 0 डिग्री पर है और आप कितने डिग्री पर हो, 30 डिग्री पर हो, 30 डिग्री देशांतर पर हो। अगर ये इससे पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक के अगर जो समय में परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, 2 घंटे का आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। कितने बजते हैं, 12 बजते हैं।
तो जितना अगर डिग्री में अंतर आएगा वैसे ही किस में अंतर आ जाता है, समय में अंतर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कितने डिग्री पर है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कहाँ है, 22 डिग्री उत्तरी देशांतर है। कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर, सॉरी याद गलत हो गया। जो दिल्ली है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, इधर की साइड है। ये इसकी 0 डिग्री है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो इसके ये इधर की तरफ है। तो इधर की तरफ जब जाएंगे तो जो तारीख, जो समय है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अगर इधर की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है, घटता है। क्योंकि जो सूरज है वो पहले पूरब दिशा में ही दिखाई देगा, इसीलिए इधर की ओर जाने पर समय बढ़ता है। और इधर की तरफ जब हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है, घटता है। अब मान लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की स्थिति है। अब ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पर है। 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट के बराबर आ जाता है 1 डिग्री में अंतर। जब आप अगर 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 330 मिनट। और जो 330 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 330 मिनट में 5 घंटे और 30 मिनट, जिसको कितना बोलते हैं, 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय है वो जो लंदन से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो जो देशांतर रेखा है इससे आप समय का पता लगा सकते हैं कि कौन से स्थान की तुलना में कौन से स्थान का समय कितने घंटे आगे है या पीछे है। तो अगर दिल्ली की तुलना की जाए लंदन से, तो लंदन की तुलना में दिल्ली कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब जैसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रात के 10 बजे हुए हैं, तो उस समय जो लंदन है वहां पर कितना बचा हुआ रहेगा, तो 5 इसमें से हम घटाएंगे 5.5, तो वहां लगभग कितना बजा हुआ रहेगा, शाम का 4:30 बजा हुआ रहेगा। और जैसे मान लीजिए अगर लंदन में रात के 2 बज रहे हैं, तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा, क्योंकि भारत लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो भारत में कितना बज रहा होगा, तो 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो भारत में सुबह के 7 बज रहे होंगे, जब लंदन में रात को 2 बज रहे होंगे तब। तो देशांतर रेखाओं से किसकी गणना होती है, समय की गणना होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे IST है, जो इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन इसको बोला जाता है, जो समय गणना है वो 12 बज रहे हैं। मान लीजिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, 12 बजा हुआ है। तो उस समय ग्रीनविच में कितना बजा हुआ रहेगा, देखिए जो IST है जो इंडिया है वो कितना है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। जबकि जो ग्रीनविच रेखा कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर 82.5 डिग्री को अगर हम 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हो गया 5.5 घंटे। तो अगर भारत की तुलना में बात की जाए ग्रीनविच में, तो ग्रीनविच में जो समय होगा वो भारत से 5.5 घंटे क्या रहेगा, पीछे। क्योंकि हम भारत से किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम भारत से, जब हम किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड लाइन है अगर उसके हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, अगर हम उसके पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है। तो हम इससे किधर की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो पश्चिम की तरफ 5.5 घंटे घट जाएंगे। तो जब हमारे 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उस समय का जो टाइम होगा, अगर बात की जाए ग्रीनविच में, तो ग्रीनविच में सुबह के कितने बज रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे, 6:30। क्योंकि दोपहर के 12 बजे में जब 5.5 घंटे आप घटाओगे तो उस समय ग्रीनविच में कितना टाइम रहेगा, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। ऐसे ये देखिए, जैसे मुंबई है, मुंबई 23, बात की जाए मुंबई, तो मुंबई कितना है, 73 डिग्री ईस्ट में है, कितना है, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। जबकि जो न्यूयॉर्क है वो कितना है, 74 डिग्री दक्षिणी देशांतर पे है। तो ये 73 डिग्री इधर की तरफ है 0 डिग्री से, और ये क्या है, जो न्यूयॉर्क है वो इधर की तरफ है। तो 73 डिग्री इधर का और 74 डिग्री इधर का, ये दोनों जुड़ेगा ना, जब आप इधर से इधर जाओगे तो ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये 0 डिग्री से कहाँ है, दोनों विपरीत दिशाओं में है। एक तो 0 डिग्री के पूरब में है देशांतर रेखा, जो 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और जबकि ये कितना है, 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो न्यूयॉर्क के अंदर अगर 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और मुंबई से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजर रही है, तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 73 और 74 कितना आता है, 147 डिग्री। तो इसकी तुलना में ये कितना है, 147 डिग्री पीछे है। तो एक मिनट में कितना डिग्री, एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 147 डिग्री में कितना मिनट आएगा, 588 मिनट आएगा। और जब 588 को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 9 घंटे 48 मिनट आता है। कितना आता है, 9 घंटे 48 मिनट आता है। तो जब मुंबई में 10 बज रहे होंगे, अगर उसमें से माइनस करेंगे 9 घंटे 48 मिनट, तो उस समय
जो न्यूयॉर्क है वहां पर क्या बज रहा होगा, वहां पर रात का 12:12 हो रही होगी। तो जब मुंबई में सुबह 10 बज रहा है तो उसमें से जब हम 9 घंटे 48 मिनट माइनस करेंगे तो उस समय जो न्यूयॉर्क है वहां पर रात के 12:12 हो रही होंगी। तो इस तरह से क्या होती है, समय की गणना होती है। अगर सपोज कीजिए मान लीजिए ये 73 डिग्री पे होता और 73 डिग्री पे मान लीजिए सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इधर ही कोई एक स्थान है यहाँ पर, वो कितने डिग्री ईस्ट पर है, वो मान लीजिए 76 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है, 76 डिग्री पर है। तो इधर से इधर का अगर हम अंतर देखोगे, क्योंकि ये एक ही साइड है ना, तो 3 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 3 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री 4 मिनट होती है, तो 3 डिग्री कितना हो गया, 12 मिनट। तो इस टाइम अगर यहाँ पर 10 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 10:12 का टाइम हो रहा होगा। तो जब अगर देशांतर रेखाएं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर उसके एक ही साइड है तो दोनों को माइनस करके हम टाइम निकाल लेते हैं। और जब अगर 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के दोनों ओर हैं, जैसे इधर 73 डिग्री इधर है ईस्ट में और ये 74 डिग्री वेस्ट में है, तो जब दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो अंतर रहता है उसको गुणा कर दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो भी आता है उसको 4 मिनट से गुणा कर देते हैं, तो उससे क्या निकल जाता है, मिनट निकल जाता है। और मिनट से हम क्या निकाल लेते हैं, घंटे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग जो देशांतर रेखाओं का है वो समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। टाइम जोन इसके द्वारा बनाए जाते हैं कि कहाँ पे क्या टाइम रहेगा, उसको देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। नेविगेशन में भी इसको काम में लिया जाता है, जहाज और विमान के लिए। और मैप रीडिंग में भी देशांतर रेखाओं का उपयोग होता है। तो देशांतर उपयोग का जो मुख्य उपयोग है वो समय ज्ञात करने में होता है, टाइम जोन्स बनाने में भी होता है। किस समय, जैसे आप कई बार सुनते होगे ना कि ऑस्ट्रेलिया रात हो रही है, हमारे यहाँ दिन हो रहा है, तो वो ये टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग होता है, वो इन टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग होता है। वहाँ का कुछ और टाइम रहता है, हमारा कुछ और टाइम रहता है। वो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग रहता है। देशांतर रेखाओं के मध्य में जितना अंतर रहेगा डिग्री का, उतना ही किस में अंतर हो जाता है, समय में अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं हम अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में कंपैरिजन, दोनों के बीच में अंतर की बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो जैसे जो पृथ्वी की सतह है, तो जो पृथ्वी की ये कौन सी है, मान लीजिए विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखा से जो ये दूरी होती है, जितनी भी ये जो अक्षांश रेखा है, इनकी जो दूरी का ये जो कोण होता है, इसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। और जबकि बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो पृथ्वी की सतह पर प्रधान मध्यमा रेखा के पूर्व या पश्चिम के कोणीय दूरी को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो इसकी जो मध्य रेखा है, ये जो मध्य ग्रीनविच रेखा होती है, तो इसकी तुलना में पूरब में या पश्चिम का जो कोण होता है, देशांतर रेखाएं जो कोण बनाती है, उसी को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दिशा की। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, और जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये याद रखिए, जो अक्षांश रेखाएं ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, और जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आकार की। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्ण वृत्त होती हैं, और ध्रुवों पर बिंदु को छोड़कर, तो ध्रुवों पर बिंदुओं को छोड़ करके जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये क्या बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे देखिए ये वाली, अब ये जो अक्षांश रेखा है ये इधर यहाँ पे ये घूम रही है, तो ये इसके पीछे की साइड भी ऐसे ही बन के आ रही होगी और दोबारा यहाँ पे मिल रही होगी। तो ये क्या बनाती है, एक पूरा एक घेरा बनाती है। क्या बनाती है, पूरा का पूरा एक क्या बनाती है, ये वृत्त बनाती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूरा का पूरा क्या बनाती है, वृत्त बनाती हैं। केवल ध्रुवों पर जो बिंदु है उनको छोड़ दिया, अगर नॉर्थ ध्रुव और जो साउथ ध्रुव है अगर उनके बिंदु को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ये जितनी भी दो अक्षांश रेखाएं वो क्या बनाती हैं, वृत्त बनाती हैं। और अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं क्या बनाती हैं, अर्धवृत्त होती हैं और जो ध्रुवों पर मिलती हैं। और जो इनकी जो देशांतर रेखाएं होती हैं
ये क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्त होती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं जो अर्धवृत्त होती हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं। ये कहाँ पर मिलती हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव पर मिलती हैं। ये अर्धवृत्त बनाती हैं देशांतर रेखाएं, और जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अगर बात की जाए समांतरता की, तो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और ये कभी भी दो अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। तो जो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी भी दो अक्षांश रेखाएं नहीं मिलती हैं, जबकि जो ध्रुव रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं वो समांतर नहीं होती, वो ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है। जैसे एक अक्षांश रेखा ये जा रही, दूसरी अक्षांश रेखा कहाँ जा रही, ये जा रही। तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, इनके बीच में जो दूरी है वो अलग अलग रहती है, ध्रुवों पर कम हो जाती है, और जबकि बीच में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। नहीं, ये जो देशांतर रेखाएं एक दूसरे पर कहाँ पे मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं नहीं मिलती हैं। तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती और ये ध्रुवों पर मिलती हैं। नेक्स्ट, अब बात करें प्रारंभिक रेखा। तो अगर बात की जाए अक्षांश रेखा में जो प्रारंभिक रेखा होती है वो विषुवत रेखा 0 डिग्री को माना जाता है, और जबकि देशांतर रेखाओं में जो प्रधान मध्यमा रेखा या जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है वो क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है जिसको हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्य रेखा बोलते हैं वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और जबकि अगर बात की जाए विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है वो क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की प्रारंभिक रेखा होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुल संख्या की। तो जो अक्षांश रेखा है इनकी अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 181 होती है। 90 ऊपर की तरफ होती हैं, 90 दक्षिण की तरफ होती हैं, और एक कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो जो अक्षांश रेखा है अगर उनकी टोटल संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, 181 होती है। जिसमें मान लीजिए ये क्या है, ये इसकी मान लीजिए अगर विषुवत रेखा अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं रहेंगी, टोटल 90 डिग्री, एक एक डिग्री वाली, और इससे नीचे भी कितनी होती है, 90 रहती है। तो 90 90 180, और बीच की जो 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको मिलाकर के टोटल कितनी हो जाती हैं, 181 हो जाती है। और अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 होती हैं, 180 पूरब में होती हैं और 180 पश्चिम में होती हैं। अब बात करें दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी की, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, उनके बीच में जो दूरी है वो फिक्स नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है। अगर बात की जाए भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर जो देशांतर रेखाएं उनके बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, लेकिन ध्रुवों पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो अगर ये अगर ये अक्षांश रेखा एक जा रही है, मतलब ये अगर 2 डिग्री, ये अगर 25 डिग्री अक्षांश रेखा है और अगर ये 26 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, लगभग 111 किलोमीटर का होता है। और अगर बात की जाए ये सभी अक्षांश रेखाओं के लिए बराबर है। अगर आप 35 डिग्री और 36 डिग्री के बीच में देखोगे या 80 डिग्री और 81 डिग्री के बीच में देखोगे, जो देशांतर रेखा है उनके बीच में जो अंतर होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और अगर बात की जाए देशांतर रेखाएं, तो अगर मान लीजिए इस देशांतर रेखा को मैं एक मान लूं और ये जो दूसरी देशांतर रेखा है, अब आप इस दोनों में देखिए, जब ये ध्रुवों पर जा रही है तो इनके बीच में अंतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर ये भूमध्य रेखा के पास में देखोगे तो भूमध्य रेखा पर इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जो देशांतर रेखाएं होती है, जो देशांतर रेखाओं के बीच में ध्रुवों पर जो अंतर होता है वो कम होता है, और जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, लगभग 111.3 किलोमीटर होता है। अब बात करें मुख्य कार्य की, तो स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति और जलवायु क्षेत्रों के निर्धारण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अक्षांश रेखाएं। और जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पूरब पश्चिम स्थिति और समय क्षेत्रों का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। अगर बात की जाए प्रमुख रेखाओं की, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं जिसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री
उत्तर की तरफ है और 0 डिग्री से 90 डिग्री पूरब की तरफ, वो उत्तर और दक्षिण की तरफ है। तो अगर बात की जाए उनमें से इंपॉर्टेंट रेखा, एक तो जो भूमध्य रेखा होती है जिसको 0 डिग्री या जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, एक करक रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, और एक मकर रेखा होती है जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होती है। और बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं में प्रधान मध्य रेखा जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। और जबकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको प्रधान मध्य रेखा या उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अगर बात की जाए सबसे लंबी दूरी की, तो जो सबसे लंबी दूरी है वो भूमध्य रेखा की होती है अगर अक्षांश रेखा की बात की जाए। और जबकि अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं की, तो जो अक्षांश रेखा की बात की जाए तो जो बीच की भूमध्य रेखा वाली होती है वो सबसे लंबी दूरी की होती है। और जबकि अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं उनकी जो लंबाई होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, एक समान ही रहती है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और पश्चिमी ध्रुव तक जाती है। नहीं, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहां तक जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। इनकी जो देशांतर रेखाओं की लंबाई सबकी समान होती है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो लंबाई होती है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों पर क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट, अब बात करें उपयोग की, तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग जलवायु क्षेत्र के निर्धारण में होता है और दिन और रात की जो अवधि का ज्ञान भी होता है वो किससे होता है, अक्षांश रेखाओं से होती है। अक्षांश रेखाओं से हमें पता लगता है कि कब दिन बड़ा होगा कब छोटा होगा, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव में होता है तो दिन बड़े होते हैं और जब ध्रुव दक्षिण ध्रुव की साथ तरफ होते हैं, मतलब दक्षिणी अक्षांश में होता है तो उस समय क्या होता है, जो हमारा भारत होता है उसमें समय क्या रहता है, दिन छोटे रहते हैं। तो जब सूर्य उत्तरी अक्षांश में होता है तो हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में ही है, तो उस समय भारत में दिन होते हैं वो बड़े रहते हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणी अक्षांश में आता है तो उस समय दक्षिणी अक्षांश में दिन बड़े होते हैं, जबकि उत्तरी अक्षांश जिसमें भारत होता है उत्तरी अक्षांश के अंदर वहां पे दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो स्थानीय समय के निर्धारण में इनका यूज किया जाता है। समय क्षेत्रों की गणना और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण देशांतर रेखाओं से ही होता है। तो देशांतर रेखाओं का जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो स्थानीय समय का क्या करना होता है, निर्धारण करना होता है। अगर बात की जाए मापन की, तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है जिसको हम डिग्री में मानते हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश कोण होता है। और जबकि बात की जाए देशांतर रेखाएं, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो प्रधान मध्यमा रेखा या जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा या जिसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं उससे पूरब या पश्चिम का क्या होती है, कोणीय दूरी होती है। और जबकि जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जबकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब या पश्चिम की जो जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाता है, देशांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, देशांतर कोण कहलाता है। अगर बात की जाए मिलन की, तो अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलती, और जबकि जो देशांतर रेखाएं वो ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिलती हैं और जबकि ये समांतर नहीं होती हैं। अगर दूरी का अंतर की बात की जाए तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी का अंतर लगभग 111 किलोमीटर होता है, और जबकि भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो अधिकतम लगभग 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर होती है। ध्रुवों पर जो दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ध्रुवों पर जाने पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब बात की जाए उदाहरण की, जैसे आप कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और उसके बाद जो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जबकि देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो प्रधान मध्यमा रेखा जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं ये भी एक देशांतर रेखा होती है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो 180 डिग्री होती है ये भी क्या होती है, एक देशांतर रेखा होती है। तो अभी तक हमने अक्षांश और देशांत के बारे में देशांतरों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा।
अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा में होती हैं। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण में। तो जैसे ये पृथ्वी है तो देशांतर रेखाएं कहां से निकलती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती हैं। तो उत्तर से निकल के आएंगी और दक्षिण की तरफ होती हैं। तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और ये सभी ध्रुवों पर मिलती हैं और देशांतर रेखाएं ही समय के निर्धारण करने में क्या होती हैं? उपयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये सूर्य की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। अगर बात की जाए मकर रेखा की तो जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है और ये सूर्य की क्या दर्शाती है? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी सीमा दर्शाती है। तो जो हमारा सूर्य होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या करता रहता है? गति करता रहता है। 21 मार्च को कहाँ रहेगा? कर्क भूमध्य रेखा पर रहेगा। 21 जून को कर्क रेखा पर चला जाएगा, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आ जाता है और उसके बाद में फिर 22 दिसंबर को कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पर चला जाता है। तो मकर रेखा सूर्य की दक्षिणी सीमा को दर्शाती है जबकि कर्क रेखा है जो सूर्य की क्या दर्शाती है? उत्तरी सीमा को दर्शाती है। प्रधान मध्य रेखा कहां से गुजरती है? तो जो प्रधान मध्य रेखा है वो कहां से गुजरती है? ना तो किससे गुजरती है? लंदन से गुजरती है। तो प्रधान मध्यमा रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है और इसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। देशांतर का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो देशांतर रेखाएं होती है उनका मुख्य उपयोग है वो समय का निर्धारण करने में यूज ली जाती है। किसके लिए यूज ली जाती हैं? समय का निर्धारण करने के लिए। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये विश्व का मानक समय निर्धारित करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के पास है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर पर है और ये क्या है? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ये भी याद रखिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता है? तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उनका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और जबकि अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो उनका आकार कैसा होता है? अर्धवृत्त होता है। अगर बात की जाए देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो जो देशांतर रेखाएं वो ध्रुवों पर मिलती हैं। तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं इसलिए इनकी दूरी ऊपर की तरफ जाने पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है और भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोला जाते हैं ये सबसे बड़ी क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा क्या होता है? वृत्त होता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? तो जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है? समान रहती है। क्या रहती है? देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है समान रहती है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं इनकी लंबाई क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं इनकी लंबाई चेंज रहती है। भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश रेखा होती है इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है और ऊपर या भूमध्य रेखा से जब नीचे जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? घटती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या रहती है? समान रहती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखा अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच की अगर आप दूरी की बात करोगे तो वो लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर समय का अंतर कितने के बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री बनाती है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 24/360 डिग्री 1 घंटे में बनाएगी। कितने में बनाएगी? एक घंटे में बनाएगी। तो अगर हम बात करें इससे, अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे 360/24 कर लेते हैं अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे।
और एक अगर इसको हम जब मिनट में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो 60 से जब इसको गुणा किया जाए 6 चौको 24 और 4 नाम 34 से ये निकल जाती है। और जब इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। तो 1 डिग्री देशांतर समय अंतर कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। बात की जाए ग्रीनविच रेखा किस देश में है, तो जो ग्रीनविच रेखा है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रीनविच रेखा है जो इंग्लैंड के अंदर स्थित है और ये 8 देशों से निकलती है। पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता है, तो पृथ्वी को जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में किसके द्वारा बांटा जाता है, भूमध्य रेखा के द्वारा बांटा जाता है। पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध किससे बढ़ते हैं, तो जो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध है उसको 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्य रेखा या जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं उसके द्वारा बांटा जाता है। तो पूरा पश्चिमी गोलार्ध को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यमा रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा बांटा जाता है। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या कहलाता है, तो जो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है, तो जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। करक रेखा किन गोलार्धों में है, तो जो हमारी करक रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है, जबकि जो हमारी मकर रेखा है वो कहाँ पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो करक रेखा होती है, जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा करक उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो हमारी करक रेखा कहाँ होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। तो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जबकि अगर बात की जाए मकर रेखा की, तो जो मकर रेखा है वो कहाँ पर स्थित होती है, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ स्थित होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये कहाँ पर स्थित होती है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।